मेरा नाम नसरीन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे अब्बा किसी चौधरी के यहाँ ड्राइवर की हैसियत से काम करते थे और मेरी अम्मा लोगों के घर काम करने जाया करती थी। अब्बा चाहते थे कि हम सब पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाएं। इसलिए वो दिन रात खूब मेहनत करते। अक्सर काम से फारिग होकर वो गर्मियों में शरबत वगैरह की दुकान और सर्दियों में गरम अंडे बेचने का काम करते थे। इससे जो भी मुनाफा आता उससे भी घर का खर्च पूरा न होता। मेरे अब्बा मेरी अम्मा से बेहद प्यार करते थे। मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा से पसंद की शादी की थी। तब मेरे अब्बा जान रिक्शा ड्राइवर थे और मेरी अम्मा उनके रिक्शे पर बैठकर जाया करती थी। अब्बा को मेरी अम्मा बेहद पसंद थी, इसलिए उन्होंने घर वालों से अलहदा होकर मेरी अम्मा से शादी कर ली। अब्बा हमसे बेहद मोहब्बत करते थे। अक्सर हमें समझाते कि देखो बेटा, तुम लोग अपनी अम्मा की तरह नेक और रहमदिल बनना। मेरी अम्मा भी हम सबसे बेहद मोहब्बत करती थी। दिन हो या रात वो हमारी खिदमत में मसरूफ रहती। एक माँ से अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ खुद गीली जगह पर लेटकर अपने बच्चों को खुश्क जगह पर लिटाती है, सिर्फ इसलिए कि सर्द रात की वजह से मेरा बच्चा सख्त बीमार न हो जाए। मैं बेहद अकेला अकेला महसूस करती थी। 3 साल की थी तो मेरी अम्मा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों लड़के थे। हमारी तो खुशी की इंतहा न रही। मेरा अकेलापन दूर हो चुका था। मैं अपने दोनों भाइयों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब्बा जान घर लेट आया करते थे और आते ही दूसरे काम की तरफ चले जाते। मेरे अब्बा अक्सर हमें छुट्टी वाले दिन मालिक की दी हुई गाड़ी पर अक्सर हमें घुमाने ले जाया करते। ये चौधरी साहब निहायत जालिम इंसान थे। ये अब्बा को तनख्वाह वक्त पर ना दिया करते थे। फिर भी अब्बा उनका काम करना अपना फर्ज समझते थे। मेरे अब्बा जान उनके यहाँ तकरीबन 10 साल से काम कर रहे थे। उन्हें अब्बा पर बेहद यकीन था। चौधरी साहब का बेटा नशा करता था और अक्सर घर से मुख्तलिफ चीजें गायब हो जाती। एक बार फिर कुछ यूं हुआ कि हमारी जिंदगी खाक में मिल गई। मेरे अब्बा जान इस कदर ईमानदार मुलाजिम थे। लाखों रुपए उनके सामने पड़े रहते, मगर अब्बा जान उन्हें हाथ तक न लगाते। हर कोई उनकी ईमानदारी का गीत गाता सुनाई देता। मगर इस चौधरी साहब के बेटे ने कुछ पैसे घर से चोरी किए और पकड़े जाने के डर से अब्बा की उसी कार में रख दिए जो मेरे अब्बा उस वक्त ले जाने वाले थे। जब मेरे अब्बा कार में दाखिल हुए तो वो ये रकम देखकर हैरान हो गए। उन्होंने अपने पास ही रख ली कि घर जाकर मालिक को बताता हूँ। जैसे ही घर गए तो सब उन पर टूट पड़े कि ये चोर हैं। मेरे अब्बा को उन्होंने बोलने का मौका ही न दिया। फिर गाड़ी से पैसे बरामद होने पर वो और आग बगोला हो गए और मेरे अब्बा को नौकरी से निकालकर सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। तो उस वक्त मेरी माँ ने हमें माँ बाप दोनों की तरह पाला, मगर उन्हें अपने शौहर पर इस कदर यकीन था कि वो ये काम हरगिज भी न कर सकते थे। 2 साल बाद मेरे अब्बा को उनके दोस्त जो हमारे सामने रहा करते थे, उन्होंने रिहा करवाया। अब्बा फिर से रिक्शा ड्राइवर बन गए और वही काम दोबारा से शुरू हो चुका था। एक दिन कुछ यूं हुआ, अम्मा काम से फारिग होकर घर के लिए लौट रही थी कि एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और वो नीचे गिर गईं। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। कोई हमारे घर पर नजर रखे हुए था। अक्सर कोई ना कोई हमें धमकी भरे खत लिखता। अम्मा ने तो वहीं पर दम तोड़ दिया। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 13 बरस और मेरे छोटे दोनों भाइयों की उम्र तकरीबन 10 साल थी। इन दोनों भाइयों की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर पड़ गई। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी माँ के दुख में पड़ी रही तो एक दिन माँ की तरह मैं भी इस दुनिया से खत्म हो जाऊंगी। अब मैंने अपने लिए नहीं, उन दोनों भाइयों के लिए और अपने अब्बा के लिए जीना है। अब्बा तो सारा सारा दिन रिक्शा चलाया करते थे और रात को अक्सर लेट ही घर लौटा करते।
मैं घर में सहमी सहमी रहने लगी। मेरे भाई बेहद शरारती थे। एक दिन अब्बा काम के लिए निकल रहे थे कि उनके दोस्त ने उन्हें रोक लिया। उनसे हाल चाल पूछा और कहने लगे कैसे हो रहा है गुजर बसर, जिस पर अब्बा ने इत्मीनान बख्श जवाब दिया कि अल्लाह का शुक्र है, जैसा है ठीक है। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि वो भी मेरी बेटी की तरह है, उन्हें किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताएं। अब्बा ने उनसे कहा कि आपने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें कोई भी मसला हो तो वो आपको आकर कह सकते हैं, मगर नफीस भाई, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप खुद घर में चक्कर लगा लिया करें। बच्ची है, डरी डरी सी रहती है। जिस पर उन्होंने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना, यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। मेरे अब्बा मेरी अम्मा से बेहद प्यार करते थे, इसीलिए वो दूसरी शादी ना कर सकते थे, और वैसे भी सौतेली माँ के रूप से वाकिफ थे। उनके जाते ही अंकल नफीस ने नाश्ता लिया और हमारे घर आ गए और कहने लगे, मुझे तुम्हारे अब्बा ने भेजा है, ये नाश्ता लो, आज तुम भी कर लो और उनको भी करवा दो। मगर उनका ध्यान कहीं और ही था। ना जाने क्यों मुझे उनकी नीयत पर शक हुआ। फिर मैंने ये कहकर खुद को तसल्ली दी कि आपने खुद कहा है कि ये तुम्हारे बाप की तरह है। इस वजह से मैंने वो नाश्ता लिया और उन्हें कहा कि ठीक है, मैं इनको भी खिला दूंगी, अब आप जाएं। वो चुपचाप वहां से चले गए। चंद दिन बाद मैं किचन के कामों में मसरूफ थी। दोपहर का वक्त था। मेरे ये दोनों भाई बाहर चले गए। मैं जब उन्हें बुलाने के लिए बाहर गई और कहा कि घर आओ और खाना खा लो, जिस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि हमें खेलना है। मैंने उनको जबरदस्ती वहां से उठाया और घर ले जाने वाली ही थी कि पीछे से 23 साला असद ने मुझे रोक दिया और कहने लगा कि जाने दो इन्हें, जिस पर मैंने उन्हें फौरन उठाया और घर को ले गई और पीछे से दरवाजा खुला रह गया। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, पीछे से 23 साला असद अपने 2 दोस्तों को लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने बच्चों को बाहर भेज दिया और मुझे गन दिखाकर हरासा करने की कोशिश की। सब हो जाने के बाद जब वो वापस निकल रहे थे तो अंकल नफीस ने उन्हें देख लिया, जिस वजह से अंकल नफीस मेरे घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि असद किस काम से आया था, जिस पर मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि मैं बच्चों को मार रही थी, तो बस इसी वजह से। जिस पर अंकल नफीस ने तफ्तीशनाक लहजे में कहा कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि दरवाजा बंद रखा करो। मैंने कहा जी अब ऐसा ही होगा, मगर आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। कुछ रोज बाद फिर से यही सब हुआ और फिर से मुझे हरासा किया गया और मेरे साथ सब किया। इस कदर छोटी उम्र में मुझे हर रात इस दर्दनाक वाक़े से गुजरना पड़ता। मैं अगर अब्बा को बताने का चाहती तो ये गन दिखाकर मुझे धमकी देते कि हम तुम्हें और तुम्हारे इन दोनों भाइयों को खत्म कर देंगे। इसी तरह चलता रहा। एक रात अब्बा आज घर पर आए तो मेरे पेट में बेहद दर्द था। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुमने दवा ली है, जिस पर मैंने कहा जी मैं ले चुकी हूँ, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे अब्बा अपने दोस्त के पास गए जो कि इन सब में शरीक था। उसने चंद मेडिसिन दी कि जाकर उसे दो, सब ठीक हो जाएगा, मगर मेरी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अब्बा मुझे अस्पताल ले गए, जहां पर उन्हें पता लगा कि 13 साल की बिन माँ की बेटी माँ बनने वाली है। जब उन्होंने ये सब सुना तो उनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो मुझसे बेहद प्यार से ये सब पूछते कि ये सब क्या है, ये कैसे हुआ, मगर मैं उन्हें बताती तो क्या बताती। जो होना था हो चुका, अब कुछ भी ना हो सकता था। मेरे अब्बा ने मुझसे वादा किया कि वो इन सब के जिम्मेदार आदमी को जरूर सजा दिलवाएंगे। उन्होंने मेरा डीएनए टेस्ट करवाया तो उन्हें एक और धचका लग चुका था। वो जिस दोस्त को मेरा बाप मानते थे
وہ بھی ان سب میں شامل تھا۔ بہت ہی جلد کارروائی ہوئی اور یہ چاروں ملزم گرفتار ہو گئے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ آپ کی اولاد کو سنبھالنا آپ لوگوں کا فرض ہے، نہ کہ دوسروں کا، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بہتر انتظام کریں۔